मीना को बचपन से ही आंख मारने की बीमारी थी। जब भी वो बहुत ज्यादा खुश होती तो आंख मारती थी। ऐसे ही जब उसके बेटे राजू की शादी सोनम नाम की लड़की से होती है तो बारात में सभी बहुत खुश होते हैं और मीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अपनी पड़ोसन रेनू से बात करते हुए कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज मेरे प्यारे बेटे की शादी हो रही है। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ भाभी जी, आप सही कह रही हैं। आपकी खुशी का ठिकाना तो आपकी ये आंखें जाहिर कर रही हैं, जो बार बार फड़क रही हैं। बस आपसे एक विनती है, आप शादी में अपनी इस आंख को थोड़ा संभाल कर रखना। याद है ना, जब मेरी बेटी की शादी में उसके ससुर आए थे तो आपने उसे आंख मार दी थी और वो बूढ़ा आपसे शादी करने के लिए दीवाना हो उठा था। बड़ी मुश्किल से उस बुढ़े को समझाया था। अरे रेनू, मैं तो खुद अपनी इस आंख मारने की बीमारी से परेशान हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि एक बार भी आंख न मारूं। भाभी जी, कोशिश तो करनी पड़ेगी, वरना इस बार आपकी शादी हो जानी है। इतना कहकर अब रेनू वहाँ से चली जाती है और मीना भी बाकी कामों में लग जाती है। कुछ घंटों के बाद सोनम और राजू की शादी हो जाती है। अगले दिन मीना के बेटे राजू की शादी का रिसेप्शन था, जिसमें लड़की के घर वाले भी आए थे। मीना सभी का दरवाजे पर स्वागत कर रही थी। तभी मीना के फूफा जी और उसकी बुआ जी वहाँ आते हैं, जिन्हें देखकर मीना खुश होकर कहती है, अरे समधी जी आइए, हमें तो कब से आपका इंतजार था। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या सच में सोनम की सास ने मुझे आंख मारी? क्या हुआ समधी जी, आप रुक क्यों गए? चलिए अंदर आइए। अरे वाह, ये तो सच में मुझे आंख मार रही हैं। हाय, मैं तो जानता ही था कि मैं अभी तक जवान हूँ। सोनम के फूफा बार बार अपने बालों को संवारने लगते हैं। ये देखकर उसकी पत्नी सोनम की बुआ कहती है, अरे ये क्या, बार बार अपने सर के 2 बालों को हाथ लगाकर संवार रहे हो? ज्यादा बाल संवारोगे तो गंजे हो जाओगे। अरे तू चुप कर समधन जी, मैं तो ये कह रहा था कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपके बालों में बस एक फूलों का गजरा होता तो कतई जहर लगती। अरे आप भी ना समधी जी, ये बड़े मजाकिया हैं। बस हो गया आपका, अब अंदर चलें। और समधन जी, क्या आप हमें बाहर ही खड़े रहने देंगी आज, या अंदर भी बुलाएंगी? नहीं नहीं, चलिए अंदर आइए आप दोनों, मैं बाकी मेहमानों का स्वागत करती हूँ। सोनम की बुआ और उसके फूफा दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। हाय मेरी प्यारी भतीजी, कितनी सुंदर लग रही है। भगवान करे तू हमेशा ही खुश रहे। शुक्रिया बुआ जी, आप भी आज बहुत अच्छी लग रही हैं। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? और बाकी घर वाले कहाँ हैं? कोई और नहीं आया क्या? अरे बाकी सभी आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी, तेरी सास के बारे में। क्या हुआ बुआ जी, ऐसी क्या बात है? आप कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। सोनम, तुझे पता है, जब हम आ रहे थे तो तेरी सास तेरे फूफा जी को देखकर बार बार आंख मार रही थी। मुझे तो उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बुआ जी आप क्या कह रही हैं? भला मेरी सास ऐसा क्यों करेंगी? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं है, इंसान को एक बार लगेगा कि ये गलतफहमी है, 3 बार नहीं। तेरी सास ने तेरे फूफा जी को देखकर 3 बार आंख मारी है। मुझे तो लगता है तेरी सास के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं तो जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। वो तो बहुत अच्छी हैं। सोनम को अपनी बुआ की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद सभी मेहमान एक साथ बैठे होते हैं और सोनम की मुंह दिखाई चल रही थी और सोनम की सास और उसके फूफा जी आमने सामने बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी सोनम अपनी सास को गौर से देखती है और मीना उसके फूफा जी को आंख मारती है और ये देखकर सोनम हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, यानी बुआ जी सही कह रही थी, मेरी सास के लक्षण ठीक नहीं है। यह तो खुलेआम फूफा जी पर लाइन मार रही है। बताओ, बुढ़ापे में भी इन्हें शर्म नहीं है। मुझे इस बारे में राजू जी से बात करनी ही होगी। कुछ देर में घर की सारी तैयारियां खत्म हो जाती है। सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और मीना राजू को अपने कमरे में बुलाकर उससे कहती है, राजू मेरी एक बात ध्यान से सुन बेटा, मैं नहीं चाहती तेरी पत्नी को मेरी आंख मारने की बीमारी के बारे में पता चले। वैसे ही दुनिया भर के लोग मेरी इस बीमारी का मजाक बनाते हैं और अगर तेरी पत्नी को पता चला ना कि मुझे आंख मारने की बीमारी है तो वो भी मेरी इज्जत नहीं करेगी। आजकल की बहुएं ना बड़ी तेज होती हैं, सास को बेइज्जत करने के लिए भी एक बहाना ढूंढती हैं
इसलिए तू अपनी पत्नी को मेरी इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। लेकिन माँ, ये तो गलत है। अब सोनम भी हमारे घर का हिस्सा है, हमें उससे ये बात नहीं छुपानी चाहिए। और वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। बेटा, वक्त आने पर बता देंगे, लेकिन अभी मत बताना, वो नई नई इस घर में आई है। ठीक है माँ, अगर आप नहीं चाहती तो मैं ये बात सोनम को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। उसके कमरे से जाते ही सोनम राजू से अपनी सास की आंख मारने वाली बात बताती हुई कहती है, सुनिए जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ सोनम, कहो ना, क्या बात है? माँ जी का मेरे फूफा जी पर दिल आ गया है। क्या? ये तुम क्या बके जा रही हो सोनम? वो मेरी माँ हैं, उनके बारे में तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अरे सुनिए तो, मैंने खुद अपनी इन दोनों आँखों से उन्हें मेरे फूफा जी को आंख मारते हुए देखा है। और सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि मेरी बुआ जी ने भी देखा है। ओह नो, लगता है माँ की आंख मारने की बीमारी की वजह से इसे भी गलतफहमी हो गई है। इस बार राजू कैसे भी बात को संभाल लेता है और सोनम को अपनी माँ की आंख मारने वाली बीमारी के बारे में नहीं बताता। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन सोनम को मीना अपने साथ मंडी सब्जी लेने के लिए लेकर जाती है, जहाँ एक शराबी रास्ते से जा रहा था और उसे देखकर मीना आंख मारती है। इस वजह से वो शराबी मीना के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर सोनम खुद से कहती है, हे भगवान, मुझे तो लगा था कि माँ जी की नजर बस मेरे फूफा जी पर है, लेकिन ये तो हर किसी को आंख मारती फिर रही हैं। राम राम, मुझे तो पता ही नहीं था माँ जी इस टाइप की हैं। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा मेरी आंख मारने वाली सास का। इतना कहकर सोनम चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सास बहू देर रात एक शादी से वापस आ रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है और मीना बीच रास्ते पर चल रहे कुछ लड़कों से मदद मांगती है, पर उसी बीच वो उन्हें आंख मार देती है। ये देखकर लड़के मीना और उसकी बहू के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सोनम कराटे जानती थी, जिनकी मदद से वो लड़कों को अच्छा सबक सिखा देती है। अरे वाह बहू, तुझे कराटे भी आते हैं? मुझे तो मालूम ही नहीं था। क्या मारा है नवारा लड़कों को? माँ जी, मालूम तो मुझे भी नहीं था कि आप आते जाते हर लड़के, आदमी, औरतों और बूढ़ों को भी आंख मारती हैं। सच में मैं नहीं जानती थी कि आप इस तरह की हैं। बस बहू, ये तू क्या कहे जा रही है? मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, तेरी सास हूँ, समझी? और रही बात मेरी आंख की, तो मुझे बचपन से आंख मारने की बीमारी है। हे भगवान, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आपको आंख मारने की बीमारी है? तो मुझे ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? अरे बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहू को मेरी कोई कमजोरी पता चले, जिससे कि आगे जाकर वो मेरी इज्जत करना बंद कर दे। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? आप जैसी भी है तो मेरी सास ही ना। और अब आपकी इस बीमारी का कोई इलाज निकालना पड़ेगा, ताकि दोबारा ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इतना कहकर सोनम वहाँ देखती है तो उसे एक आदमी काले चश्मे में नजर आता है और सोनम अपनी कार से अपना काला चश्मा लेकर आती है और अपनी सास को पहना देती है। माँ जी, अब से आप जब भी बाहर जाए तो इस काले चश्मे को पहनकर जाना। इससे अपनी इस बीमारी से आप कभी भी मुश्किल में नहीं पड़ेंगी। सोनम का ये आइडिया मीना को इतना भी बुरा नहीं लगता और वो अब जब भी बाहर जाती तो काला चश्मा पहनकर जाती। मौसम में बदलाव के कारण ठंड दस्तक दे चुकी थी। ऐसे में आज मालती की बेटी रमन की शादी का दिन था। सर्दी का समय था, इसीलिए बारात समय से मैरिज हॉल पहुंच जाती है, जहां बाराती डीजे पर नाचकर शरीर में गर्मी लाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ शादी के जोड़े में सजी इशिता कमरे में एसी चलाकर बैठी थी कि तभी उसकी माँ आती है। हाय दैया, ये अचानक ठंड कैसे बढ़ गई यहाँ पर? अरे माँ, ठंड नहीं बढ़ी है, वो मैंने एसी चलाया है, गर्मी लग रही थी ना इसलिए। गर्मी? तेरा मेकअप खराब ना हो इसीलिए तो शादी सर्दी के मौसम में रखी है। अभी भी तुझे गर्मी लग रही है? अरे बंद कर ये एसी और चल मंडप में। हाँ हाँ, चल रही हूँ माँ। एक तो ये लहंगा इतना भारी है, गर्मी तो लगेगी ही ना मुझे। ये बड़बड़ाते हुए इशिता अपनी माँ के साथ मंडप में चली जाती है। कुछ ही देर में पूरे विधि विधान के साथ रमन और इशिता की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद ही इशिता अपनी ससुराल की जिम्मेदारियाँ समझ जाती है। लेकिन एक रोज बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी तो रमन अपने हाथों को मसलते हुए घर आता है। माँ, धीरे धीरे ठंडी तो बढ़ती जा रही है और आज तो हवा भी बहुत तेज चल रही है। सही कह रहा है बेटा, मुझे तो लगता है एक हीटर खरीद लेना चाहिए, थोड़ी तो राहत होगी। एक नहीं माँ, 2 ले लेंगे, एक आपके कमरे के लिए और एक हमारे कमरे के लिए। कोई जरूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की। अरे एक ही काफी है। बता भी ये हीटर चलाने से बिजली का बिल कितना आता है? तो क्या हो गया माँ, कम से कम हम ठंड से तो बचे रहेंगे। अरे
हम दिल्ली में रहते हैं, शिमला में नहीं, जो कि हीटर ना चलाने पर कपकपाते रहेंगे। एक ही हीटर से काम चल जाएगा, तू चिंता मत कर। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उधर कमरे में इशिता एसी चलाकर टीवी देख रही होती है और कमरे में आते ही रमन कांपते हुए जोर से चिल्ला पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर मालती भागी भागी उसके कमरे में आती है तो वो भी कांपने लगती है। हे भगवान, इस कमरे में इतनी ठंड क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है शिमला में आ गई हूँ मैं। क्योंकि आपकी बहू ने ठंड में एसी चलाया हुआ है। क्या एसी? वो भी इतनी ठंड में? पर क्यों बहू? क्योंकि मुझे हमेशा से एसी में रहने की आदत है माँ जी। एसी की हवा के बिना मुझे ठीक नहीं लगता है। अरे पर इतनी ठंड में एसी चलाएगी तो तू बीमार पड़ जाएगी। कहाँ है रिमोट? बंद करूँ इस मुँहे एसी को। बताओ, इसे तो जैसे ठंड ही नहीं लग रही। मालती कांपते हुए एसी का रिमोट उठाकर एसी बंद कर देती है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। इशिता, मौसम को देखकर एसी चलाया करो ना। थोड़ी देर और एसी चलता ना तो मेरी कुल्फी जम जाती। पता नहीं तुम्हें ठंड क्यों नहीं लगती। हाँ बहू, खबरदार जो अब एसी चलाया तो बता रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन इशिता उसकी बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है, क्योंकि उसे ठंड में एसी में रहने की आदत जो थी, जिसके कारण अक्सर वो एसी चलाती रहती। एक रोज वो हॉल में एसी चलाकर सफाई कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन दमयंती उसके घर आती है। अरे का हो मालती? अरे ओ मालती, हाय हाय कितनी ठंड क्यों लग रही है हमको यहाँ पर। अरे आंटी, आप यहाँ आइए, बैठिए ना, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। बहू बैठ तो जाऊं, लेकिन जरा हीटर तो चला दे, बड़ी ठंड सी लग रही है मुझे। ऐसी ठंड तो हमारे घर में भी ना है, पता नहीं ये क्यों लग रही है। तभी मालती हाथ मसलते हुए वहाँ आती है और रिमोट से एसी बंद करते हुए कहती है, बहू तूने फिर एसी चला लिया? अरे कितनी दफा मना किया है तुझे? अरे अपनी नहीं तो कम से कम हमारी ही तबीयत का ख्याल कर लेती, मानती क्यों नहीं है? माँ जी आपको पता है ना, मैं बिना एसी चलाए नहीं रह सकती। फिर भी आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछती हैं मुझसे? हाँ, क्योंकि तू इंसान कहाँ है, तू तो जानवर है। अरे सर्दी के मौसम में भला किसी को इतनी गर्मी कैसे लग सकती है कि वो एसी चलाकर रहे? देख बहू, फालतू में बिजली का बिल मत फूक। क्या कहो, एसी चलाए बिना ना रहती है? अरे ई का मुसीबत है, भला इतनी ठंड में कौन एसी चला सकता है? मैं तो चलाती हूँ क्योंकि मुझे आदत है, और मुझे तो इतनी ठंड भी नहीं लगती जितनी आप लोगों को लगती है। हाँ बहू, और अपनी तबीयत का भी ध्यान रख। ऐसे सर्दी में एसी चलाने से सर्दी जुकाम की दिक्कत हो जाएगी। अरे मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ आंटी जी कि एसी की हवा से मुझे सर्दी हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, बहुत ताकतवर है तू। चल अब रसोई में जा और दमयंती के लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना कर ला। इशिता रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन इशिता अभी भी एसी चलाना बंद नहीं करती, जिससे मालती और रमन परेशान रहा करते। एक रोज रमन कहीं बाहर जा रहा होता है, तभी वहाँ बिजली का बिल देने वाला आता है और रमन के हाथों में बिल पकड़ा कर चला जाता है। बिल देखकर तो रमन के होश उड़ जाते हैं। माँ, इशिता जल्दी बाहर आइए। उसकी आवाज सुनकर दोनों सास बहू बाहर आती हैं। तभी रमन दोनों को बिल दिखाते हुए कहता है, 5000 का बिल आया है। इतनी बिजली कौन खर्च कर रहा है? तेरी बीवी, और कौन। सारा दिन कभी हॉल का तो कभी कमरे का एसी चालू रखती है, वरना सर्दी में तो गर्मी के मुकाबले बिल कम ही आता है। बस बस, सारा इल्जाम मुझ पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप भी तो सारा दिन टीवी चलाकर बैठी रहती हैं। देख रहा है ना बेटा, कैसे छींके आ रही है इसे। अरे ये हाल इसका एसी चलाकर ही हुआ है। बस बहुत हो गया इशिता, माँ बिल्कुल सही कह रही है। एक तो तुम बिना जरूरत के ठंड में एसी चलाकर बिजली बिल बढ़ा रही हो, ऊपर से तबीयत भी खराब कर ली तुमने अपनी। इसीलिए अगर तुमने एसी चलाया तो अगला बिल तुम खुद भरोगी। रमन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके कहने पर कुछ दिन तो इशिता बिल्कुल भी एसी नहीं चलाती, लेकिन एक दिन शाम के समय वो कमरे में चुपके से एसी चलाकर कमरा बंद करके सो जाती है। रमन ऑफिस से घर लौटता है तो मालती उसके लिए पानी लेकर आती है। माँ, आप पानी ला रही हो? इशिता कहाँ है? वो महारानी तो अपने कमरे में सो रही है। शाम हो गई, अभी तक उठी ही नहीं। इस समय सो रही है? ऐसे तो कभी नहीं सोती थी। क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब है क्या? ये तो मुझे नहीं पता बेटा, चल कर एक बार पूछ लेते हैं। दोनों माँ बेटे इशिता के कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन इशिता दरवाजा नहीं खोलती। इशिता दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है?
मुझे क्या पता बेटा, कहीं बहू को कुछ हो तो नहीं गया। मुझे तो चिंता हो रही है। माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? बेटा तू दरवाजा तोड़ दे, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। काफी खटखटाने पर जब इशिता दरवाजा नहीं खोलती तो रमन दरवाजा तोड़ देता है। अंदर एसी चालू होने के कारण बहुत ठंड थी। इशिता जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर उसकी बेहोशी का कारण इशिता की प्रेगनेंसी बताता है। तो ये खुशखबरी सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और घर लौट आते हैं। बहू, तूने तो आज हमें डरा ही दिया था। मुझे लगा कि एसी के कारण तू बेहोश हो गई है। माफ कर दीजिए माँ जी, वो मैं ना एसी जलाकर सो गई थी, फिर प्यास लगने पर उठी तो अचानक चक्कर आ गए। देखो इशिता, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ एक नन्ही जिंदगी और इस घर के वारिस की जान भी जुड़ गई है। तो अब तुम एसी बिल्कुल भी नहीं चलाओगी। जा बहू, अब तो मान जा। हाँ माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब एसी नहीं चलाऊंगी, क्योंकि मुझे अपना बहुत ख्याल रखना है। प्रेग्नेंट होने के कारण अब इशिता को भी समझ आ जाता है कि ठंड में एसी चलाना उसके लिए भारी पड़ सकता है। इसीलिए अब वो एसी चलाना बिल्कुल बंद कर देती है।